अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की। वही ग्रुप जो अब से कुछ अर्सा पहले तक कहीं उसका नामो निशान नहीं था। जैसे ही जहांगीर तरीन साहब पर केसेस शुरू किए गए, अदालतों में पेश होना पड़ा, तो कुछ लोग ऐसे कि जो जहांगीर तरीन साहब के हिमायती थे, उनसे उनका पुराना ताल्लुक था, ज़ाती बुनियाद पर उनका ताल्लुक था, और कुछ ऐसे भी कि जो उनके नवाजे गए थे या जिनके जरिए उनकी पीटीआई में शमूलियत हुई थी, उन सब ने जहांगीर तरीन साहब का साथ देने का ऐलान किया। और उसमें जो सर फहरिस्त लोग थे उनमें राजा रियाज साहब थे। यही वजह है कि तरीन ग्रुप जो पहले सिर्फ ये कहता रहा है कि हम पीटीआई का हिस्सा हैं और हमारे जो इख्तलाफात हैं हम सिर्फ वो सामने रख रहे हैं, हम वजीर आजम साहब से मिलना चाहते हैं, और फिर उनको प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात का मौका भी मिला। ये एक अब सामने आया है तरीन ग्रुप के तौर पर कि जिसमें पार्लिमानी लीडर राजा रियाज साहब हैं, और उसके साथ साथ पंजाब में भी यही सूरत हाल है। जहां तक पंजाब की बात है तो वहां पर तरीन ग्रुप के जो मेंबरान हैं, जो उनके साथी हैं, उनकी आज चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में उनसे वादे किए गए, उनसे वक्त मांगा गया है, कमेटी तश्कील दे दी गई है, और उनसे कहा गया है कि हमें वक्त दीजिए, जो जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है जहांगीर तरीन साहब के दाएं और बाएं खड़े होकर, और एक तरफ वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सबके ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनका जिक्र किया गया उस्मान बुज़दार साहब से। अब देखना यह है कि क्या जो इन अराकीन पंजाब असम्बली के मसाइल हैं या इसी तरह से कौमी असम्बली के मसाइल हैं कि जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ गए और जहांगीर तरीन साहब के साथ जाकर खड़े हो गए, क्या इनके ज़ाती जो इंटरेस्ट हैं, जो मफादात हैं, जो इनके मुतालबात हैं, उन पर अमल दरामद करते हुए तरीन ग्रुप से इनका खरूज होगा या नहीं होगा। और दूसरी तरफ यह कि जो जहांगीर तरीन साहब का मौकफ है, या जो पहले जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होकर दाएं और बाएं कहा जाता है, जो उस वक्त का मौकफ है, उसमें किस हद तक रद्दोबदल आएगा, और हुकूमत के लिए यह ग्रुप क्या कोई खतरे का बायस है या नहीं। क्योंकि इससे पहले गुज़श्ता 2.5 सालों में बहुत से ऐसे खतरात हैं जिनका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करना पड़ा, और वो इस तरह के खतरात थे कि जहां पर पीटीआई को अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना था और उसको हाईलाइट करना था, वहां पर वो हाईलाइट करने के बजाय अपोजिशन की तरफ से जो क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करने में ज्यादा वक्त गुजर गया। और 2.5 साल का, तकरीबन 3 साल का ये अरसा मुकम्मल होने को है। पीछे वक्त बहुत कम रह गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। पीटीएम एक दफा फिर उसको फाल करने की कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। अब देखना यह है कि क्या पीडीएम फाल होती है या नहीं होती, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को अगर किसी से खतरा है तो वो पीटीआई को खुद से है, विद इन इट्स ओन रैंक्स, किसी और से खतरा नहीं है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ, लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन की है पीएमएलएन से गौस खान न्याई साहब ने। न्याई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है शैला रजा साहिबा ने। शैला साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले गौस खान न्याई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, और चूंकि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोशिश की जा रही है पीडीएम को दोबारा फाल करने की, क्या आप समझते हैं कि पीडीएम दोबारा से फाल होगी, और क्या हिकमत अमली पीएमएलएन की हटकर कुछ होगी जो पहले थी जब मरीम नवाज साहिबा लीड कर रही थी, और पीडीएम में भी पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेशन या पीएमएलएन को रिप्रेजेंट और लीड जो है वो मरीम नवाज साहिबा कर रही थी, तब तो इस्तीफों की बात हो रही थी। तो अब क्या कोई लाए अमल में तब्दीली आएगी, कोई नया मौकफ होगा, कोई नया तरीका इख्तियार किया जाएगा, या वही पहली वाली बात पे अब भी आप लोग कायम है और डटे हुए हैं कि इस्तीफे असेंबलियों से देना बहुत जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमें जब पीडीएम इकट्ठी थी और तमाम जमातें इकट्ठी थी, तो हमारा ये वजह था कि जब इतने बड़े इस्तीफे आएंगे तो हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी, और नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और एएनपी हमसे अलहदा हो गई, और हम समझते हैं कि जो रिजाइनेशन है हमारा उस जेयूआई का, जो में 2 ही जमातें हैं, बाकी भी हैं, तो ये शायद इतना मौसर न हो कि एक अभी हम इंशाल्लाह इस पे सोच विचार है, और अभी पीटीएम शायद मीटिंग, सरबराही मीटिंग इस महीने के आखिर में होने वाली है, और जिसके बाद लाए अमल तय किया जाएगा कि नेक्स्ट आपने क्या करना है, रिजाइन करना है। तो आप अब भी समझते हैं कि इस्तीफे ही मसले का हल है, इस्तीफे दिए बगैर बात बनेगी नहीं?
इस्तीफे लॉन्ग मार्च और इस्तीफे दोनों, यही ऑप्शन है हमारा कि जी इस्तीफे लॉन्ग मार्च और फिर और आपस लॉन्ग मार्च इस्तीफे क्या दिए अब जाएं भी और इस्तीफों इस्तीफे से करवाएं। मशरूत होगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल इसी तरह करेंगे और शायद मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को मनाने में कामयाब हो जाए। मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को मनाएंगे? जी, क्योंकि वो पार्टी सदर हैं। ठीक। वो उनकी बात दाई साहब सुनते भी हैं, मानते भी हैं। हमें तो वो तो हमें से शायद वो चूंकि उनके राइवल भी हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट की दूसरी बड़ी पोजीशन की दूसरी बड़ी जमात है, तो वो तो मौलाना साहब की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और सदर भी हैं, तो उस लिहाज से मौलाना साहब की ज्यादा बात ठीक। सुनते हामिद हैं। जी, मैं यहाँ पे न्याय साहब जवाद अहमद जवाद साहब को भी वेलकम करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अहमद जवाद साहब, आपकी तरफ आने से पहले चूंकि सवाल आप जब तक आपने हमें ज्वाइन नहीं किया था तो मैंने पीडीएम का पूछ लिया, पहला सवाल आपकी तरफ आएंगे और फिर आपकी जो पार्टी की और गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शैला रजा साहिबा, क्या मौलाना फजल रहमान साहब आसिफ अली जरदारी साहब को मनाने में कामयाब होंगे? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस्तीफे असेंबलियों से नहीं देने, या कोई फैसले में अब लचक है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में शामिल करने का। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू दिन से बड़ा क्लियर स्टांस है, और वो स्टांस उस वक्त भी था जब मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया था और हमने कहा था कि हम धरने की सियासत नहीं करते। और जब ये जो पीडीएम की जद्दोजहद के नुकात तय किए गए थे, उसमें सबसे आखिरी नुकता भी यही है कि ऐवान से बाहर और ऐवान के अंदर आईनी तमाम तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे और इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो लॉन्ग मार्च थी, इस पर भी मसला ये था कि लॉन्ग मार्च की एक ड्यूरेशन तय करनी। उस ड्यूरेशन में सिर्फ हम क्लियर थे कि हम ये कह रहे थे कि एक ड्यूरेशन होनी चाहिए 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, और बस, क्योंकि हमें उसके बाद धरने में इसको नहीं चेंज करना था। लेकिन और पार्टीज यानी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान इसमें क्लियर नहीं थे। दूसरी बात ये कि इस्तीफे की जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसमें कोई बात तय नहीं हुई थी, लेकिन उसमें इस्तीफे का ऐलान अचानक उसी तरह कर दिया गया जिस तरह ये ऐलान किया गया था कि क्यों जाएंगे धरना लेके या मार्च लेके। तो हमने पहले ही कहा था कि जी हम इस्तीफे नहीं देंगे, और ये तो पीएमएल-एन ने इससे बड़ा बयान दिया है कि मरियम साहिबा ने कहा है कि उनके वक्त साहब ने कहा है कि हम इस हुकूमत को इस तरह से नहीं गिराएंगे। तो ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई कि भाई हम गैर आईनी तरीका नहीं करेंगे। इस तरह तो फिर यही होगा कि एक लश्कर की हुआ करेगी किसी भी हुकूमत के खिलाफ और वो इस तरह से बाहर कर लेंगे। तीसरी बात ये है कि जो साबित भी हुई, इनके अलावा भी तहफ़्फ़ुज़ात आ चुके थे बहुत सारे मामलात पर, और ये बात भी तहफ़्फ़ुज़ात में आ चुकी थी कि नून लीग ने और JUI ने कोई लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की थी। खास तौर पर नून लीग ने पंजाब में कोई लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की थी। सेकंड ये कि परवेज इलाही ने ये इतना बड़ा बयान दिया है कि PTI की कोई तैयारी नहीं थी सेनेट में, और उनके आपस में बड़े मसाइल थे, तो उन्होंने इसको मैनेज किया। तो हम भी एक बात बार बार कहते हैं कि ये तो तय ही नहीं हुआ था कि PML-N जो है वो सैनिक के लेवल में पंजाब में इस तरह कर लेगी। ठीक, शैला साहब, यानी कि आप पीडीएम के फाल होने में ही मसाइल नहीं, आप पीडीएम के फाल होने में के हक में हैं। एक मिनट, इस्तीफे ही मसला नहीं थे, बहुत सी दूसरी बातें थी जिसकी वजह से पीडीएम में ANP ने और पीपल्स पार्टी ने ये महसूस किया
ذاتی مفادات کے اوپر اور پارٹی مفادات کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ استعفے کا معاملہ. تو پھر اگر اب بھی وہی ذاتی مفادات سامنے ہوں گے تو کیا پھر آپ پی ڈی ایم کا حصہ بنیں گے اور کیا پی ڈی ایم فعال ہوگی؟ کیونکہ لوگ تو اب بھی وہی ہیں اور مسائل اب بھی وہی ہیں جو اب سے کچھ 2 ماہ پہلے تھے. دیکھیے، جہاں تک اپوزیشن کا کردار ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو، اس پہ بھی آواز بلند ہو رہی ہے، چاہے پورے پاکستان کی عوام کے ساتھ مہنگائی کی شکل میں زیادتی ہو، چاہے خارجہ پالیسی ہو جس میں ہم جو ہے وہ صحیح موقع پہ صحیح آواز بھی بلند نہیں کرتے. ہم اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ کہیں نہیں لکھا دنیا میں اور تاریخ میں کہ اگر اپوزیشن مختلف الخیال پارٹیز پر مشتمل ہے تو وہ مل کے چلیں. ایک ایجنڈا تھا، منیمم ایجنڈے پہ ہم یونائٹ ہوئے تھے، منیمم ایجنڈے پہ ہم یونائٹ ہوئے تھے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ فیئر نہیں ہے تو ہم ہٹ گئے. اب یہ 9 پارٹیاں کھڑی ہیں، 2 ہٹ گئی تھیں. یہ لوگ استعفیٰ دیں، پنجاب کو ہلائیں، دیکھ رہے ہیں وہاں پہ اتنا بڑا گروپ ہے. وہ سب اگر یہ ڈیپ آبزرویشن رکھتے تو پنجاب حکومت گر سکتی. ٹھیک، اتنا بڑا گروپ ہے. آپ نے ترین گروپ کی بات کی. احمد جواد صاحب کی طرف چلتے ہیں. احمد جواد صاحب، یہ ترین گروپ کیا مینج ہو گیا ہے یا ابھی مینج ہونا باقی ہے؟ دیکھیں، ترین گروپ جو ہے وہ بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے ایک سب سے پہلے تو امید کا. احمد جواد صاحب یہ بتا دیں، پھر اس کے بعد جو میرا پہلا سوال تھا اس کا جواب دیجیے گا، لیکن ذرا سب سے پہلے یہ بتا دیں، پچھلے دنوں میں کافی چل رہا تھا کہ جس طرح آپ ہیں کہ آئی ایم احمد جواد اینڈ آئی اسٹینڈ ود دی اسکیپر، تو آپ کا کوئی بھی ایسا میں نے دیکھا نہیں. کیا آپ کو بھی آپ کی بھی ڈیوٹی نہیں لگی؟ کہا جاتا ہے بڑی سخت ڈیوٹی لگی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، جب آپ پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو میرا خیال ہے کہنے کی ضرورت ان کو ہے جن کو کوئی ڈاؤٹ ہو. جو پارٹی کے ساتھ 15 سال سے یا 20 سال سے کھڑے ہیں ان کو اس قسم کی اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ جن کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا شاید وہ کریں گے. مجھے تو اس میں کوئی ایسا وہ ڈاؤٹ نظر نہیں آتا کہ میں جا کے اس کو اناؤنس کروں. جب میں اس پارٹی کے ساتھ پچھلے 20 سال سے ہوں تو پھر اس مشکل وقت میں جو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہے تو اس میں بھی میں پارٹی کے ساتھ ہی ہوں. اب پی ڈی ایم کی طرف اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا پی ڈی ایم کے بارے میں بھی اظہار خیال کر دوں. جی دیکھیں، پی ڈی ایم کا جو مجھے لگتا ہے، دیکھیں آپ بے شک اس کو ڈیلیبریٹ کر لیں، ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک ایسا اپوزیشن کا اتحاد ہے کہ جس میں مین پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی، پی ایم ایل این ہو گئی، جے یو آئی ہو گئی، ان کا پارٹی کے پی ڈی ایم کے حوالے سے پالیسی یا اس میں رہنا یا باہر نکلنا یا پھر واپس آنا یا ناراض ہو کے چلے جانا، پھر اس کو منانا، پھر لے کے آنا، اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی یہ دھرنے کے اوپر اختلاف سے نہیں ہے، لانگ مارچ پہ اختلاف سے نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی امید ہوتی ہے، وہ امید ان کی پوری ہونے لگتی ہے تو یہ پی ڈی ایم سے باہر نکل آتے ہیں. امید پوری نہیں ہوتی تو یہ پی ڈی ایم میں واپس آنے کے لیے دوبارہ سے تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑی پارٹیوں کا اپنے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور اس میں بھی مین لیڈرشپ جو ہے جن کے اوپر مقدمے ہیں، غالباً وہ اس کو ایک نیگوسیشن کے طور پہ اس کو پی ڈی ایم میں اپنی پریزنس اور کتنا انہوں نے اگریسولی اس کو کرنا ہے. جہاں تک اس کا لانگ مارچ کا تعلق ہے، دھرنے کا تعلق ہے، اسی پی ڈی ایم سے جس کا پیپلز پارٹی حصہ ہوا کرتی تھی، اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوتا تھا اس میں دھرنے کی بھی ڈیٹ ہوتی تھی، اس میں لانگ مارچ کی بھی ڈیٹ ہوتی تھی، اس میں استعفوں کی بھی ڈیٹ ہوتی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کا اختلاف بھی نہیں ہوتا تھا. یہ تو صرف آخر میں آ کے جب ان کا کچھ سینٹ کے اوپر ان کے اختلافات ہوئے یا کچھ اور پس پردہ اگر کوئی بات ہوئی تو اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے اس میں بیک آؤٹ کر گئی. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی امید لگتی ہے کسی بات کی تو تب اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یس نو جو ہے، جس میں آپ دیکھیں کہ مریم نواز بھی کبھی خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی ٹون بالکل چینج ہو جاتی ہے، کبھی شہباز شریف جو ہیں وہ بالکل خاموش ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی طرح سے پیپلز پارٹی کا بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اب پھر امید سے ہے؟
मैं नहीं ये कह रहा, लेकिन ये जो आना जाना है इसके पीछे हो सकता है कि ये एक फैक्टर हो। ठीक है, हमें ब्रेक में भी जाना है, लेकिन अहमद जवाद साहब सारी बातों में आपने तरीन ग्रुप का नहीं बताया, मैनेज हो गया? देखें, तरीन ग्रुप, जहां तक मैं जहांगीर तरीन को जानता हूं, और मैंने राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से उनके इख्तलाफात हुए, मैंने ये कहा था कि जहांगीर तरीन ना तो पार्टी को छोड़ेंगे ना वो छोड़ रहे हैं। हाँ, उनके इख्तलाफात कुछ हैं, उनकी ग्रीवेंसेस कुछ हैं, और वो टॉप लीडरशिप ही उसको रिजॉल्व कर सकती है। जाहिर है कि उसमें मुलाकातें हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी हुई हैं, और उसके बाद वो अपने जो ग्रीवेंसेस हैं लेके चीफ मिनिस्टर बुज़दार के पास भी गए हैं, और वहां पे उनको यकीन दहानी भी कराई गई है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका एक इंटरनल मैटर था जो कि थोड़ा सा जिसकी हाइप ज्यादा हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है इस पर क्या लगा रही जो है आपकी इस राय पर, आपके इस जवाब पर जो आपने भी नहीं, देखें, जिस तरह से राय देने की आजादी है, इसी तरह से कह मारने की भी आजादी है, मुस्कुराने की भी आजादी है, कोई पाबंदी नहीं है। तो हंसने की आजादी है ना, हंसने की। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं जी, देख ले, मैं भी इसको एंजॉय कर रहा हूँ। एक वक्फा लेते हैं जी, गलत तजजिए पे आपको खुद भी हंसी आ रही है जी। शैला साहब, एक वक्फा में लेना है, वक्फे को हम लौट कर आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम पीडीएम की बात भी करेंगे और ये तरीन ग्रुप अब क्या चाहता है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। न्याई साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कोई आपके राबते हैं, कोई गपशप हुई, कोई बात आगे चली? क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पंजाब में लाने के तो आप ख्वाहिशमंद थे, पीडीएम इस बात पर राजी थी, सबकी मुश्तरका राय थी कि सबसे पहले तहरीक अदम एतमाद पंजाब से होगी और यहां पर तख्ता उल्टा जाएगा। न्याई साहब, न्याई साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? नहीं, अभी अब आपकी आई है, उससे पहले कोई जी। न्याई साहब से मैं पूछ रहा था, न्याई साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी तो काफी अच्छे से आ रही है, लेकिन मेरी आवाज में ख्याल में आप तक नहीं जाए। नहीं, आपकी आवाज तो गूंजती है, जहां पर आप होते हैं वहां तो आवाज ही गूंजती है। जी न्याई साहब, जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई राब्ते हैं आपके? नहीं, हमारे कोई जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ते नहीं है। जहांगीर तरीन अलबत्ता ये है कि वो हमसे राब्ता करेगा तो फिर गुजार साहब को हम गिराना हमारा मकसद नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जमहूरी निजाम चले। अच्छा, अब आपका गुजार साहब की हुकूमत को गिराना मकसद नहीं है आपका? तब तो मकसद था न्याई साहब। नहीं, हमारा नहीं, शुरू दिन से ही जब शहबाज साहब से हमेशा कोई पूछता है कि आप गुजार साहब के मतलब क्या कहते हैं, तो शहबाज साहब यही कहते हैं कि इसका फैसला वक्त करेगा। तो फिर तो आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब की हिकमत अमली और पॉलिसी और थी, और उस वक्त चूंकि वो जेल में थे तो मरीम नवाज साहिबा लीड कर रही थी, तो उनकी पॉलिसी और थी और वो ख्वाहिश मरीम नवाज साहिबा की थी। नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो गैर तनकीद करना और पोजीशन पार्टी का हम जी आवाज साफ नहीं आ रही। जो मामलात हैं जो नहीं चल रहे हैं। आवाज आ रही है अभी? जी आ रही। हेलो जी आ रही आवाज। तो जो हुकूमती मामलात जो है, जिस तरह पंजाब की गवर्नेंस है, जिस तरह महंगाई एक मसला है। महंगाई में एक तो इन्फ्लेशन बहुत बड़ी है, उसकी एक वजह ये भी है कि मुनाफाखोर बीच में आ गए हैं, तो उसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी हो, तो इसके लिए कंट्रोल करना। तो पहले उन्होंने एक टाइगर फोर्स बना दी कि वो हमारे रेट कंट्रोल करेगी, तो नाकाम हुई। अब तो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो एक्टिव हुई है कुछ। बुज़दार हुकूमत गिराना आपका कभी मकसद नहीं था? हम जमहूरी तरीके से गिराया जाए तो कोई अगर इसमें ग्रुप बनता है कि जी इतना ग्रुप का स्ट्रेंथ होती है कि जी इस गुजार को गिराया जाए, तो हम उस वक्त के हालात देखेंगे कि जो पार्टी के बेहतर में होगा, बेहतरी में होगा, हम वही करेंगे। ये तो हर पार्टी के पास ऑप्शन होते हैं ना। हम कोई गैर जमहूरी तरीके से या कोई ऐसे। ठीक है, मैं इस पर जरा मैं चाहूंगा कि शैला रजा साहिबा से जरा कंफर्मेशन ले लूं। शैला साहिबा, ये पीडीएम में ये तय नहीं हुआ था कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी पंजाब में, पंजाब हुकूमत को गिराया जाएगा? तमाम ऑप्शंस जो असेंबली में और असेंबली के बाहर आइन के दायरे में हो सकते हैं, उसमें इस्तीफों का ऑप्शन भी था। लेकिन ये है कि जब
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के सब मशावरत कर लें, ये नहीं कि इजलास में हुआ नहीं तो ये डिसाइड हो गया। तो इस पे सारा मसला हुआ। तो हमारे पीटीआई के जो भाई हैं वो पीडीएम के दो हिस्सों में हो जाने पे ऐसे तनकीद कर रहे हैं जैसे वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी थी और उसके अंदर इख्तलाफ हो गया जो इनकी ऑपोजिशन थी। मैंने कहा ये कोई यूनियन नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था पीडीएम की पार्टी। जी हाँ। आपके तो जनाब एक पार्टी के अंदर के इख्तलाफात हैं, आप हम पे हंस रहे, हद होती है। तो अच्छा, दूसरी वैसे बात ये है, नहीं अभी मुझे आप बात कंप्लीट जी, मैं अपने घर के इख्तलाफ की बात की तो वो इख्तलाफी ग्रुप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे नजीर चौहान साहब मौजूद हैं। मैं चाह रहा था उनको शामिल करके जरा उनका इख्तलाफ। नजीर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात को आपने अधूरा ही रहने दिया। नहीं, आप मुकम्मल जरूर कीजिएगा। जरा नजीर चौहान साहब का सुन लीजिए, उनका अब क्या मौकफ है। आज मुलाकात भी हुई है चीफ मिनिस्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम नजीर चौहान साहब, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अली मुमताज भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। चौहान साहब, वो मुलाकात आज हुई और उस मुलाकात के बाद लगता है कि मामला सेटल हो गए हैं, कुछ ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह का शुक्र है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज वज़ीर आला साहब ने फौरन इंफॉर्मेशन दी थी कि फौरन लोग आप सब आए। तो हमारा 6 रुकनी जो ग्रुप है वो आज गया था वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात करने। तो उन्होंने सबसे पहले तो गिले शिकवे थे सब लोगों के, उनको सुना और क्लियर किया और कहा कि हाँ, इसमें सबसे बड़ेपन का उन्होंने जो मुजाहरा किया वो ये था कि हाँ, इस पे यहाँ पे मेरी ये गलतियां मुझसे हुई हैं, जो हमने उनसे क्लियर की कि ये वाला ये आपने यहाँ पे हमारे फलां जगह पे फलां जगह पे फलां जगह पे। और असल बात थी, जब एक इंसान अपनी गलतियों को मानता है तो उसके बाद चीज को रह नहीं जाती पीछे ना। तो उसके बाद फिर हमारा मेन मौकफ था पार्टी को उठाना और जो हम अगले 2 साल हैं उनको किस तरह से पूरा पंजाब के अंदर एक जाल फैल जाए डेवलपमेंट का और एकदम से हर जगह से नजर आए कि माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो पीछे 3 साल में कुछ काम रुके थे वो भी अगले 2 सालों में बस काम काम और काम होता नजर आए। और हमारा ये बिलीव है कि अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब तो तरीन साहब को छोड़ देंगे आप? जी नजीर चौहान साहब। जी और हमारा ये जहांगीर तरीन साहब को छोड़ देंगे आप? नहीं, पहले बात क्लियर कर लें। जहांगीर खान तरीन ग्रुप ये हमेशा रहेगा। ठीक है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप छोड़ने की तो सोचे सवाल भी पैदा नहीं होता। जहांगीर खान तरीन ग्रुप हमेशा रहेगा और जहांगीर खान तरीन ग्रुप ही की मुलाकात हुई थी। ठीक है। और यही उन्होंने फिर हमने से कहा था कि ये बराए मेहरबानी, हम पार्टी के ही लोग हैं, पार्टी में ही रहेंगे, हमारा एक इख्तलाफ जरूर था जो आपने सुना है, अच्छा अब इस पे काम करते हैं। और यही वजह थी कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लिए उन्होंने अपना एक डीएस अलग हमने मुकर्रर करा लिया कि जो हमारे मामलात हैं वो आपका ये डीएस देखेगा और आपको डायरेक्ट बताएगा कि हम लोगों क्या हम चाहते हैं, हमारे हल्कों के हालात क्या हैं, ताकि हम जो आने वाले वक्त में हमें फिर इलेक्शन में। तरीन साहब के केसेस की बात नहीं हुई? नहीं, उनसे तल्लक रेलेवेंट नहीं था ना ये वाला सवाल। नहीं, लेकिन आप तो तरीन साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो फिर इसका मतलब है कि वहां जाके आप सब अलग-अलग हो गए? नहीं, उसकी वजह नहीं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जब लास्ट टाइम हम मिले थे ना अली भाई जी, उसमें हमने जाके उनसे गुजारिश की थी कि हमने जब 40 लोग हमारे गए थे वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म साहब के सामने अपना हमने पॉइंट भी रखा था। तो उस वक्त सबसे बढ़ के जो हमें वहां पे जाके पता चला कि खान साहब को ये पता नहीं था कि ये जो FIRs की 3 कॉपियां हैं जो लेके भेजे थे हमारे अपने ग्रुप के कुछ PTI के अंदर के लोग, ये पीछे 6 से 7 साल पुरानी है। उस पे खान साहब ने बहुत बड़ा एकदम से हैरानी का इजहार किया था जब उनके सामने हमने कहा ये सर ये FIR जरा पढ़े, डेट देखें कौन सी है। तो उसके बाद हमें पता चला था कि हाँ यहाँ पे उन्होंने भी जब देखा, इसी वजह से उन्होंने कहा था कि अब छोड़ दो आप लोग। एक तो पहली बात यह है कि मैं आप तक किसी का कोई प्रेशर नहीं लूंगा, ना मैं किसी प्रेशर में आने वाला हूँ। और दूसरी बात आपसे वादा ये है कि जहांगीर खान तरीन के साथ ज्यादती नहीं होगी, उसको इंसाफ मिलेगा। हम यही चाहते थे कि सर उसको इंसाफ मिले, लेकिन जो बाकी हमारा कोई डिमांड नहीं। नजीर चौहान साहब, जो आपकी अभी 1-2 रोज पहले राय थी कि क्या इमरान खान ही PTI हैं, आपने कहा कि मैंने भी 12 साल दिए हैं, तो वो अब उस राय के बारे में आप क्या कहेंगे? बंदा जज्बाती होता है, मुंह से बात निकलती है और उस बात को अगर हम नेगेटिव लेके देखेंगे तो आपको 1 लाख दफा चीजें निकल जाएंगी। अगर आप उसको पॉजिटिव देखेंगे तो मेरे जज्बात आप देखेंगे कि शायद मैं भी अपनी पार्टी के लिए कितना मरता हूँ,
और कितना अपनी पार्टी के लिए मुझे कितना प्यार है और कितना मुझे प्यार अपने इमरान खान से है या कितना मुझे प्यार वज़ीर आज़म पाकिस्तान से है, अगर इस एंगल से भी सोचें तो मेरा लीडर आज भी इमरान खान है, कल भी था और हमेशा रहेगा। कोई मिनिस्ट्रीज का वादा हुआ होते हैं, कोई मिनिस्ट्रीज का वादा हुआ है? बेशक इसमें देखे मुंह से जो स्किप हो निकले इसमें कोई शक नहीं होता, लेकिन ये जज्बात है। अगर इसको दो एंगल से आप देख रहे हो ना कि पॉजिटिव क्या इसमें से था और नेगेटिव क्या था। पॉजिटिव वालों को चीजें नजर आएंगी, नहीं यार इसमें ये चीजें थी, हमें ये चीजें यार सुननी है यार, ये क्या ठीक रहा है, ये इसमें यार ये चीजें गलत हो गई। लेकिन ये चीज जो वाली है जिसमें नेगेटिव लेना वो नेगेटिव जितना मर्जी लेता जाए। मेरे दिल के मिनिस्ट्रीज का वादा हुआ है चौहान साहब? जी मिनिस्ट्रीज का कोई वादा हुआ है आपसे? ना 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 कोई वादा नहीं किसी ओहदे का, किसी मिनिस्ट्री का? बाखुदा मुझे मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। मैं कोई मैंने ना मिनिस्टर बन के करना क्या है। असल बात यह है कि जितने यही डिलीवर कर दें। प्यारे भाई ना करें ऐसी बात। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मजबूत करना है, हमने पंजाब को मजबूत करना है और इंशाल्लाह ताला अगर ये मजबूत हो गए मैं खुद ही मिनिस्टर हूँ। मेरी एक तो अगर आपको मिनिस्ट्री दी भी तो आप उसको 36 मिनिस्टर एक मेरी बात छोड़ देंगे, नहीं लेंगे? अगर मेरे 36 मिनिस्टर मजबूत हो तो मैं 36 से 36 में मिनिस्टर न बन गया। नहीं, लेकिन अगर आपको मिनिस्ट्री मिलेगी तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? सॉरी, आपको अगर मिनिस्ट्री ऑफर होगी तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मेरे 36 के 36 मिनिस्टर होंगे काम करते तो मुझे खुशी है। नहीं, लेकिन चौहान साहब अगर आपको बनाना चाह रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अगर आपको बनाना चाह रहे हैं, नहीं चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अल्लाह ताला को गवाह बनाया कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये बज़दार साहब मेहनत करें। अब जो उन्होंने वादा किया हमारे साथ, हम उस वादे पे मुत्तफिक होकर आए हैं और तरीन साहब ग्रुप अपनी जगह स्टैंड करता है और हम ये चाहते हैं कि अब उनके पीछे हम पड़े रहेंगे कि अब अपना काम डिलीवर। आखिरी सवाल आपसे चौहान साहब, आप अभी से नहीं, आप गुज़श्ता 1.5 साल से तंग हैं, नाराज हैं, आपके शिकवे हैं। आपको अब भी बुलाकर जो वादे किए गए हैं, यकीनन ये पिछले 1.5 साल में भी आपसे वादे किए गए होंगे, आपको टाइम का होगा, टाइम दे दें। किए गए 3 साल से 3 साल से वादे। तो अब फिर आप इन वादों पर कैसे एतबार कर रहे हैं? एक बार फिर आपको बुला के देखा गया कि सूरत हाल खराब है, सारे इकट्ठे हो गए, तरीन ग्रुप बन गया है, आपसे फिर वादे कर लिए गए हैं, तो आपने क्या उनके वादों पर एतबार कर लिया, फिर टाइम दे दिया आपने? देखिए ना, एक बंदा देखिए वज़ीर आला पंजाब अगर ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये पुराने चीजों में मुझसे मिसिंग हुई हैं, गलतियां हुई हैं, उसके बाद फिर जवाब खत्म हो जाता है। हमें एक दफा ट्रस्ट और करना है और यही वजह कि हमने 1 माह का उनको टाइम दिया है। 1 डेढ़ माह 2 माह ले लें, आप 3 माह ले लें। मकसद कहने का ये है कि आप बराए मेहरबानी डिलीवर कर दें यार। हमारा तो कोई, हमने तो वज़ीर आला तो नहीं बनना। असल में है कि महंगाई, खान साहब एक देखिए मेरी बात सुने अली भाई, एक बड़ी गहरी बात मैं आपको बताने लगा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बैठ के बात की कि मैं महंगाई को खुद देखूंगा, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। उनका काम था कहना। अब सीएम पंजाब जो है उनका काम था उस बात को फौरन एक्टिव होना और जितने मिनिस्टर्स थे, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट थे, जितने एमएनए एमपी थे, वो छा जाते इस बात पे। मैं देखता कैसे महंगाई होती भाईजान, और उसके बाद चीजें कंट्रोल होना। तो अब ये पार्लिमानी लीडर वगैरह कुछ नहीं होगा? नहीं सर, वो मौजूद है। हमारा लीडर जो है वो नुमानी साहब है। देखिए बात इस तरह की है कि तरीन ग्रुप अपनी जगह मौजूद है, सारे दोस्त अपनी जगह मौजूद हैं, पार्टी के अंदर ही हैं। इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हमारा लीडर है। हम अपने वही वाली बात मैंने आपको कही, गिले शिकवे ग्रुप बनते रहते हैं पार्टियों में भाईजान। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती पार्टियों में। ये इशू है हुसन है पार्टियों का, पार्टियों में गिले बनते होते हैं, शिकवे होते हैं और ग्रुपिंग होती है। कल ग्रुपिंग नहीं थी अपना जी है तरी साहब की, कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तो ये एक मुतालबा ये तो कर लेते जो कल हमने सुना भी था कि ये असल जो खतरा है पीटीआई को, पीटीआई के लोगों से है, फैसल वाडा साहब के मुतालबा कर लेते कि जी उनको हटाया जाए। सर मैं समझता हूं कि अब उनको अल्लाह ताला हिदायत दे। अब देखे ना, जिस बंदे को उन्होंने साथ बैठा के ये बात की ना, वो बंदा आजाद इलेक्शन जीत के आया हुआ है, ठीक है। और देखिए उनकी इंसल्ट देखिए क्या किस तरह वो कर रहे थे कि जी तुम एक ऐसा चुकी मार हो, तुम ये हो, तुम वो। अब मुझे ये बताएं, अगर वो आजाद बंदा उठ के कल कहे जी मैंने तुम्हारे साथ नहीं बैठना, मैं जाके बैठ रहा हूँ किसी और के साथ, हम बताएं इसको रोक सकते हैं? बिल्कुल सही। ये देखें यही चीजें हैं। अल्लाह ताला से इंसान को झुकना चाहिए। जब अल्लाह ताला इज्जत देता है ना इंसान को, तो अल्लाह ताला से इंसान को झुक जाना चाहिए। अल्लाह इज्जत तेरी है, वो तो इज्जत मनता शाह होते जिल्लु मनता शाह बैठे खई न कला कुल्ली शान के लिए। ठीक, तो इंसान को नजीर चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया जी। शैला रजा साहिबा, आपने नजीर चौहान साहब की गुफ्तगू सुन ली और ये वो इख्तलाफी ग्रुप है जो अब लगता है कि इख्तलाफात कम करके जो वादे किए गए हैं, जो उनसे बातें की गई हैं, उन बातों में आ गए हैं। वो पहले तो मैं अपना जुमला पहले वाला पूरा कर लूं जी। पीटीआई के जो भाई हैं, भाई देखिए पीडीएम में बनाने में बिलावल भुट्टो साहब का अहम किरदार,
اگر ہم نے اپنے آپ کو الگ کیا ہے تو ہمارا نیب پہ سے کسی کا پارٹی کا کوئی کیس ختم نہیں ہوا. ہم نے کہیں باہر جانے کی درخواست نہیں کی. ہم اپنے حساب سے اپنے سینیٹر لائے, ہم نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ ہمیں تو این آر او کی بات نہ کریں. آپ نے جو آج گھٹنے ٹیکے ہیں جہانگیر ترین گروپ کے سامنے, وہ آپ کی گروپ, آپ کے وزیر اعلیٰ بوزدار وسیم اکرم طلعت نے اعتراف کیا ہے کہ ہاں ہماری یہ غلطی ہے, واقعی کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا. اور اب وہ ڈیولپمنٹ بجٹ جس سے عمران خان صاحب ہمیشہ سے خلاف تھے وہ دیا جائے گا, اور جو کام نہیں ہوئے ابھی تک یہ گروپ کہہ رہا ہے کہ وہ اب آئندہ 2 سال میں وہ کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے, ظفر صاحب نے, کیا نام ہے ان کا پورا, ایف آئی اے میں کیس چل رہے ہیں. ایف آئی اے ایک ادارہ ہے, اس میں جو کیس چل رہے ہیں اس سے آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے وہ ظفر صاحب کو لگایا کہ وہ دیکھیں گے. تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ این آر او آپ نے مانگا ہے, آپ نے بوزدار پلس کو جو ہے وسیم اکرم پلس کو گھٹنے ٹکوائے ہیں, اور آپ نے ایک عدد پتہ نہیں کس قانون کے تحت ظفر صاحب کو جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیسز دیکھنے پہ لگا دیا جبکہ وہ ایف آئی اے کے پاس ہے. یہ ایک آپ کا جو ایک تھا کہ آزاد امیدواروں کو لینا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ آزاد اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اپنی قیمت لگائیں اور اپنی مرضی سے پارٹی جوائن کریں. پہلا تو آپ نے وہیں توڑ دیا تھا یہ اصول. پھر آپ ذرا ایک تفصیل دیکھیں کہ ان آزاد میں کتنے منسٹر تھے, کتنے پارلیمنٹ سیکرٹری تھے, کتنے وفاقی وزراء تھے. آپ کے اپنے نظریاتی لوگ تو دور دور تک نہیں تھے. تو آج انہوں نے آپ کو اپنا ایک گروپ بنوا کے وہ ساری باتیں عمران خان صاحب خلاف سے آپ کے گھٹنے ٹکوا دیے, اور بھی وہ الگ بیٹھیں گے اور آپ ان کی بات مانتے رہیں گے. اور وہ جو آپ کا کہ خان جھکتا نہیں ہے, کھڑا ہے کپتان, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. احمد جواد صاحب, چکا ہے آپ نے شیلا صاحبہ کی بھی رائے سن لی اور نذیر چوہان صاحب کو بھی آپ نے سنا. نذیر چوہان صاحب تو یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے منسٹری وغیرہ نہیں چاہیے, اور وہ کہہ رہے تھے میں اعلان کرتا ہوں اس بات کا, لیکن منسٹری والا معاملہ میں جانتا ہوں کہ یہ بھی ایشوز میں سے ایک ایشو تھا کہ وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ جہاں پر باقی سب کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی منسٹری دی گئی ہے وہاں پہ چوہان صاحب کو بھی ملنی چاہیے تھی. لیکن جو بات ابھی شیلا صاحبہ کر رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو آج یہ بلا کر ملاقات کر کے مینج کیا گیا ہے, اس میں باتیں مانی گئی ہیں, یعنی کہ اب سب سیٹل ہو گیا. بات جو ہے وہ وہی ہونی ہے جو ترین گروپ نے کہنی ہے. دیکھیں, اب پی ڈی ایم پہ تو مجھے ترس آتا ہے, اس لیے کہ تقریباً 8 مہینے سے ان لوگوں کی جو خواہش تھی کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانا ہے, وہ 8 مہینے میں ہر مہینے ایک ٹائم لائن دیتے ابھی دیکھیں ہم نے خاص طور پہ آپ کے ناراض روکے ہوئے لوگوں کو لائن پر لیا, اسی لیے لیا تھا. دیکھیں ان کی ایک امید بنی تھی کہ شاید ترین صاحب کی جو گروپ بنا ہے اس سے یہ حکومت گر جائے. انہوں نے اپنی امیدیں اس سے باندھ لی تھی, کیونکہ پی ڈی ایم سے تو یہ مایوس تھے نا, یہ یا اپنے آپ سے مایوس تھے, تو انہوں نے ترین گروپ سے بنا لی. تو اب وہ امید جب ان کی وہ بھی ٹوٹ گئی تو اب انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا کہ وہ گھٹنے ٹیک دیے. اصل میں تو اس لیے دیکھیں ان کو, لیکن امید کا دامن یہ بے شک پکڑے رکھیں. لیکن یہ ترین گروپ کا بتائیں نا, آپ نے باتیں مطالبات مان لی ہے سارے, ابھی اور بھی مانیں گے. مطالبات کیا ہوتے ہیں؟ ایک مطالبات دیکھیں, ایک سیاسی شخصیت یا ایک حلقے کی سیاست کرنے والا ایم این اے, ایم پی ایس, اس کے کیا مطالبات ہوتے ہیں؟ اس کے مطالبات اپنے حلقے کی ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں, وہ اپنے ووٹر کی توقعات کو پورا کرنا چاہتا ہے. اگر وہ چیزیں اس کو ماضی میں پنجاب کی گورنمنٹ نے یا بزدار صاحب نے ان کو نہیں اس طرح سے رسپانس دیا, تو اب انہوں نے اس کا وعدہ کر دیا, تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو اس کو گھٹنے ٹیکنا یہ جو ہے ٹھیک ہے. ویسے اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں نا, تو جس طرح سے یہ ملاقاتی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, لگ یوں رہا تھا کہ بزدار صاحب ملاقاتی ہیں اور ان سے ملاقات کے لیے آئے, نہ کہ یہ ملاقات کے لیے آئے ہیں. دیکھیں, بزدار صاحب از اے ہمبل پرسن, وہ اور ہمیں شاید عادت نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر کوئی بھی جو ہے سیاسی لیڈر وہ اتنا ہمبل ہو یا اس کی باڈی لینگویج اتنی
وہ کہ اپنے آپ کو اس میں کوئی شو نہ کر رہا ہو. ہمیں عادت نہیں ہے نا اس کی. تو وہ ایک ہمبل آدمی ہے, وہ کسی سے بھی ملتے ہیں ایسے ہی ملتے ہیں, سرکاری ملازمین سے بھی ایسے ہی ملتے ہیں, وہ اپنے سیاسی لوگوں سے بھی ایسے ہی ملتے ہیں. ان کا ایک اپنی ایک شخصیت ہے. لیکن ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ جیسے کہ چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو کام نہیں ہوئے, یعنی کہ کام نہیں ہوتے رہے, آپ اپنے ایم پی ایس کو پہلے نہیں سنتے رہے, اب انہوں نے یہ طریقہ نکال لی اپنی بات کو سنوانے کا, منوانے کا, تو اب اس طرح سے کام چلے گا. ایسے اور گروپ بھی ہیں. دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے, دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بزدار صاحب سارے کام وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں, اور آج کی اس میٹنگ میں انہوں نے خود تسلیم کیا ہے. بزدار صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ غلطیاں بھی چوہان صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ بزدار صاحب نے کہا ہاں یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے. تو یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی کے جب ایک انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے, شکایات بھی ہو سکتی ہیں, ان کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے. تو نہ تو اس میں کوئی وہ گھٹنے ٹیکنے والی بات ہے, نہ ہی اس میں کوئی آپ کو یہ امید باندھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام پی ڈی ایم نہیں کر سکی اب وہ آپ جہانگیر خان ترین گروپ سے امید کر رہے تھے, تو وہ بھی آپ کی امید جو ہے وہ مایوسی میں بدل جائے گی. پھر کیا کریں گے آپ؟ چلیں یہ تو نظریہ تھا اس کا جنازہ نکل گیا. جی یہ نظریہ غوث خان نیائی صاحب آخر میں جنازہ جب نکلا تھا, ایک جنازہ جب نکلا تھا, جب شیخ رشید نے کہا تھا 17 لوگوں نے ووٹ نہیں دیے حفیظ شیخ کو, 13 نے پیسے لیے, لیکن اگلے دن ان سے آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا. نیائی صاحب آخر میں, یہ تھوڑے ہی دن میں جنازہ نیائی صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ اب خیر میں نے سوال پوچھنا تھا لیکن مجھے کہہ دیا گیا کہ ٹائم اب ہمارے پاس ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی سب مہمانوں کا. شیلا رضا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, اور غوث خان نیائی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.